Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all a new topic, that is universe, population, sample and sampling in the field of educational research, or you can say research. So what is universe and population? देखिए, बहुत बात करते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन से सैंपल चुनना है, सैंपलिंग के तहत चुनना है ना, ये सारी बातें हम लोग करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में। तो कई बार यूनिवर्स और पॉपुलेशन को एक ही मान लिया जाता है, और कई जगह कई किताबों में भी आप देखेंगे कि एक ही लिखा रहता है, पर इसमें एक माइन्यूट अंतर है जो हमें पता होना चाहिए। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जब हम देखिए, ये बात मैंने आपसे कहीं की है किसी वीडियो में, आप इसे देखिएगा कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स जिससे हम इन्फरेंस निकालने जा रहे हैं, इज यूज्ड कि आगे क्या होगा, मतलब इन्फरेंस ऐसे क्या होने वाला है, इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी, मनोविज्ञान में भी और समाजशास्त्र में भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। For that, research is carried out on selected sample and the results are generalized on a large or entire group of targeted subjects. इसमें हम बार बार क्या बात करते हैं कि हम एक सैंपल चुनेंगे, उस पर हम रिसर्च करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे, है ना। ये बात आपने सुनी होगी बार बार। सच अ ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन रिसर्च, और इस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। द रिसर्चर हैज टू डिसाइड एंड डिफाइन द पॉपुलेशन एक्यूरेटली बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च एक्टिविटीज। और जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसको अपनी पॉपुलेशन को पहले सुनिश्चित करना पड़ता है और परिभाषित करना पड़ता है रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले। वेल डिफाइंड पॉपुलेशन हेल्प्स द रिसर्चर इन सेलेक्टिंग सैंपल ऑफ प्रॉपर साइज। जब हम अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, तो ये किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि हम सही साइज का सैंपल चुन सकेंगे, विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन, वो सैंपल जो कि पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करेगा। सक्सेस ऑफ रिसर्च एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स मोस्टली डिपेंड अपॉन द सैंपल। आपकी आपकी जो रिसर्च है उसकी सफलता और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता मोस्टली ज्यादातर सैंपल पर डिपेंड करती है। सम रिसर्चर्स यूज द वर्ड यूनिवर्स इन प्लेस ऑफ पॉपुलेशन। कुछ अनुसंधानकर्ता पॉपुलेशन की जगह यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट देयर इज ए माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन इन दोनों में छोटा सा अंतर है। इट कैन बी क्लैरिफाइड बाय रिफरिंग द डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ बोथ। सॉरी। तो अब जानते हैं कि छोटा सा ये अंतर क्या है। तो यूनिवर्स रिफर्स टू द सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स व्हिच possess a variable characteristic under study। यानी कि हम अपने अध्ययन में जिस चर को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, चर कुछ भी हो सकता है, आयु हो सकती है, आपका बालक बालिका हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, एकेडमिक अचीवमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके refers to the set of all the units, जितनी यूनिट्स पॉसिबल है उस सेट के अंतर्गत आ सकती है, वो सारा कुछ यूनिवर्स है। We can say that it is a group or set of all such units that possess the variable characteristic under study, है ना। यानी कि वो जो स्टडी के अंदर आप वेरिएबल का अध्ययन कर रहे हैं, उससे वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। वी कैन से दैट इट इज ग्रुप और सेट ऑफ ऑल सच यूनिट्स, ऐसी सभी यूनिट्स के सेट को हम यूनिवर्स कहेंगे, जो कि वेरिएबल, जिसका मतलब जो स्टडी के अंदर आप वेरिएबल अध्ययन कर रहे हैं उसको वो उसके गुण रखता हो, यानी सब कुछ यूनिवर्स बन जाता है। लेकिन पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन refers to the set or group of all the units on which the findings of the research are to be applied। यही छोटा सा अंतर है। वो भी यूनिवर्स भी ग्रुप और सेट ऑफ ऑल सच यूनिट्स है, पॉपुलेशन भी ग्रुप और सेट ऑफ ऑल सच यूनिट्स है, बट ऑन विच द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च आर टू बी अप्लाइड। लेकिन पॉपुलेशन पे आप रिसर्च की फाइंडिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स पर नहीं कर रहे हैं। वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑन विच द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च कैन बी अप्लाइड। तो यही इतना सा अंतर है। In other words, population is a set of all the units which possess variable characteristic in our study and for which findings of research can be generalized. Population is the entire aggregation of cases that meet the designated set of criteria। जो हमारा क्राइटेरिया का सेट है, उसके जितने गुण हैं उन सारे गुणों का सम्मिश्रण पॉपुलेशन में होता है। It includes a complete set of persons or objects that possess same characteristic that is of interest to the researcher। जो रिसर्चर के इंटरेस्ट का विषय है, उससे रिलेटेड सारे पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, वो पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं। तो
ये मतलब कि क्लियर हो गया कि ये तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन के बीच का अंतर हो गया कि यूनिवर्स में वो ग्रुप और सेट ऑफ ऑल सच यूनिट्स दैट possess सेम कैरेक्टरिस्टिक, और पॉपुलेशन में ग्रुप और सेट ऑफ ऑल सच यूनिट्स दैट possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑन विच द रिजल्ट्स कैन बी अप्लाइड, रिसर्च कैन बी अप्लाइड, रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड, फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड, ये सारी बातें। फिर तो पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी समूह हो गया पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन भी कई प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट जो मतलब तय है, सुनिश्चित है, नियत है, और इनफाइनाइट जो मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। जैसे आप मान लें कि ए से जेड के बीच में कितने शब्द बन सकते हैं मिलाकर, है ना, इस तरीके की चीजें जिनकी कोई जो फाइनाइट ना हो। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस मतलब लड़कियों का समूह, हेट्रोजीनस में लड़के लड़की बड़े बुजुर्ग सब कुछ आ जाए, मतलब होमोजीनस एक जैसी विशेषता वाले, हेट्रोजीनस अलग अलग विशेषता वाले, असमान। एग्जिस्टेंट एंड हाइपोथेटिकल, एग्जिस्टेंट जो एग्जिस्ट करता है, और हाइपोथेटिकल हमने बस मान लिया है, हाइपोथेसिस है बस। नोन एंड अननोन, नोन जिसके बारे में हम जानते हैं, अननोन जिसके बारे में हम नहीं जानते। इस तरीके की कई पॉपुलेशन है, होती हैं, कई तरीके की हो सकती हैं, पर मेनली हम फाइनाइट पॉपुलेशन पर काम करते हैं, जैसे शहर की जनसंख्या, कॉलेजेस, टीचर्स, स्टूडेंट, इस तरीका का। अच्छा, अब पॉपुलेशन भी मान लीजिए कि आप अध्ययन करने जा रहे हैं कि उच्च स्तर में कार्य करने वाली शिक्षिकाएं, मान लीजिए कि प्रयागराज में हायर लेवल पे जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें काम करने वाली शिक्षिकाएं, इतना भी अगर हम पॉपुलेशन लेकर चल रहे हैं, तो क्या प्रयागराज के हर कॉलेज के हायर एजुकेशन में जितनी शिक्षिकाएं लगी हैं आप सबसे बात कर सकते हैं, सबसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमको पॉपुलेशन में से निकालना पड़ता है एक सैंपल। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में हमको सैंपल को बनाना पड़ता है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि ऐसा सैंपल लें, न्यादर्श लें जो जनसंख्या का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करे, और यही हम नहीं कर पाते हैं, और इसी से सैम्पलिंग एरर होती है, और इसीलिए हम उतनी सटीकता के साथ पॉपुलेशन पर रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर पाते हैं। खैर वो बात की बात है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको पॉपुलेशन से एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल लेना है। तो अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स इट कंप्लीटली इज नोन एज सैंपल। पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो पूरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे, वही न्यादर्श या सैंपल है। इट मीन्स द यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एज अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के यूनिट के जितने कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सब सैंपल में भी होने चाहिए। ड्यू टू वेरियस रीजंस डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ सैंपल इंस्टेड ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस, एंड देयर फाइंडिंग्स आर जनरलाइज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ज्यादातर रिसर्चेस में यही होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च न करके वो सैंपल जो हमने चुना है उस पर रिसर्च करते हैं, और उससे जो रिजल्ट आता है वो पूरी पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में जनरलाइज किया जाता है। This can be done precisely only if the efforts are made to select the sample by keeping in mind the characteristics of an ideal sample. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक आइडियल सैंपल चुने, और आइडियल सैंपल कब होगा? जब वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करेगा, है ना। यही कह रहा है द सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ दोज क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू प्लान टू स्टडी। इन अदर वर्ड्स, इफ द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यू कैन से दैट व्हाट यू हैव फाउंड आउट अबाउट द सैंपल इज ट्रू ऑफ द पॉपुलेशन। क्या होगा कि अगर हमारा सैंपल पॉपुलेशन का पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव करेगा, तो हम कहेंगे कि जो रिजल्ट सैंपल में इनका निकल के आए वही पॉपुलेशन के लिए भी सही होगा। द टर्म रिप्रेजेंटेटिव मीन्स दैट सैंपल सब्जेक्ट्स आर नॉट सेलेक्टेड हैप्पैज़र्डली। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि हमने सैंपल को यूं ही नहीं चुन लिया, हैप्पैज़र्डली नहीं चुन लिया है, बट डेलिबरेटली प्रयास करके हमने ऐसा चुना है कि पॉपुलेशन का हर एलिमेंट, so that every element in the population has an equal chance of being selected for the study, ताकि population का जो हर element है उसको equal chance मिले कि वो study का हिस्सा बन सके, है ना। एक चीज और, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। जो पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव वैल्यू होती है उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो आपके सैंपल की होती है उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पैरामीटर इज अ डिस्क्रिप्टिव वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के किसी गुण का डिस्क्रिप्टिव वैल्यू पैरामीटर कहलाता है, जबकि सैंपल के किसी गुण का डिस्क्रिप्टिव वैल्यू स्टैटिस्टिक कहलाता है। ये फिक्स्ड और अननोन होता है पैरामीटर, जबकि स्टैटिस्टिक वेरिएबल होता है और नोन होता है। A parameter may be impossible to measure, while a statistic can always be measured.
और पैरामीटर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिस्टिक को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक बीच में बात है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर सैम्पलिंग, यानी कि सबको पता चल गया कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन से हमको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनना है, तो चुनेंगे कैसे? यही प्रक्रिया, पॉपुलेशन से सैंपल चुनने की प्रक्रिया ही सैंपलिंग कहलाती है। द प्रोसेस of selecting sample from population is called sampling. A method used to select a sample is called sampling method. किस विधि से आप चुनेंगे ये sampling method कहलाएगा. Researcher can apply certain sampling method out of different methods according to the objective of research. हमारे अनुसंधान का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से हम different sampling method चुन सकते हैं. The process of selecting a fraction of the sampling unit of your target population for inclusion in your study is called sampling. वही बात घूम फिर कर कही जा रही है. डेविड एक्स फॉक्स ने कहा कि इन दी सोशल साइंसेज इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी रेस्पोंडेंट रेलेवेंट टू अवर स्टडी बट ओनली फ्रॉम स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, है ना. यानी कि यह असंभव है कि हम हर यूनिट से डेटा कलेक्ट कर पाए, इसलिए हमको सैंपल चुनना है और पॉपुलेशन से सैंपल चुनना ही सैम्पलिंग है. तो सैम्पलिंग दो प्रकार की है, मेनली दो प्रकार की है. दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ये आपके कोर्स का हिस्सा है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूजेस अ टेक्निक बाय विच रिसर्चर इंश्योर्स द प्रोबेबिलिटी दैट ईच एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल. यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये तय करता है रिसर्चर, ये सुनिश्चित करता है कि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को सैंपल में इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो. That is, each element has an equal or known chance of being included. इसका मतलब कि हर एलिमेंट को ये चांस मिले और बराबर चांस मिले कि वो इंक्लूड हो सकता है. It utilizes some form of random selection because of which greater confidence can be placed in the representativeness of probability sample. इसमें क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चुना जा सकता है, किसी के पास भी, सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि हम चुने जा सकते हैं. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में नॉन रैंडम मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. ये इसका मतलब इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा, इक्वल चांस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हम जानबूझ कर किसी को चुनेंगे. देयर इज अ बायस इन द सिलेक्शन, हम बायस्ड हो जाएंगे, पक्षपात करेंगे चुनाव में. देयर इज नो एश्योरेंस दैट एवरी एलिमेंट हैज अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड. और इसमें कोई एश्योरेंस नहीं होगा कि हर एलिमेंट चुना जा सकता है या नहीं. Or in other words, the researcher cannot estimate the probability that each element will be included in the sample. तो ये मेन अंतर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है. और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बहुत जो फेमस इसके टाइप्स हैं वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के उदाहरण हैं पर्पजिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एटसेट्रा. इसमें से पर्पजिव सैम्पलिंग और शायद एक आध कोई और मैं आपसे डिस्कस कर भी चुकी हूँ अलग वीडियो में, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग या कोई कोई तो था, है ना. तो बहुत सवाल पूछा जाता है इससे, आपके एग्जामिनेशन में तो आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत सवाल. प्लस आपकी रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, है ना. ये छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या होता है, क्यों रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है, नहीं होगा तो हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे. पॉपुलेशन से सैंपल कैसे चुना जाएगा, सैंपलिंग के तहत चुना जाएगा, सैंपलिंग कितने तरीके की होगी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के उदाहरण क्या हैं, प्रोबेबिलिटी के उदाहरण है आपका रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग. जबकि नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी का आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और snowball sampling, etc. Okay, so in this way I have completed this very topic too. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.